पुराने क्लास का मुख्य तथ्यों को एक बार रिवाइंड कर देते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कैरोलस लिनियस ने जगत को दो भागों में बांटा था। ने जगत को दो भागों में, पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। अब कैरोलस लिनियस की 1735 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? 1735 में प्रकाशित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे। ये है, ये सही विकल्प में पूछा जा सकता है। उसके बाद लिनियस पूरी तरह से जगत को डिफाइन नहीं कर पाया। इस कारण ये लिनियस अधिक जानकारी इसके बारे में नहीं दे पाया। इस कारण विक्टर ने जगत को 5 भागों में बांटा। विक्टर ने जगत को 5 भागों में बांटा। पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत पंजाई, चौथा जगत प्लांटी, पांचवा जगत एनिमेलिया। 5 जगत। ठीक है, अब इन जगतों के बारे में वर्णन देखते हैं। तो पहला देखते हैं जगत मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी को एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस कारण कहा जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में के केंद्रक में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके केंद्रक में चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। इस कारण यहाँ पर उपयोग किया है कि मोनेरा जगत में अंतर्गत एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसमें आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। वह केंद्र के चारों तरफ इनके झिल्ली नहीं पाई जाती। यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, इस जगत में जीव स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति ये कैसे पहचानेंगे? मान लो एक यह कोशिका है, ये कोशिका, इसके ये चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। भित्ति, कोशिका भित्ति। इसी के नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जस्ट नीचे। यह दोनों में अभिन्नता होती है। तो इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। किस कारण से? क्योंकि यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन या प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बना पदार्थ से बनी होती है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जीवाणु व एनाबीना। क्या आप जानते हैं 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब तथा लगभग 1 मिलीलीटर ताज़े दूध में
30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, ये आता है ई कोलाई। ई कोलाई कुछ ऐसा पर दिखता है, बना देते हैं, ऐसे रहेगा उसका। ये टेंटिकल निकले रहते हैं उसके, इसी के द्वारा वह भोजन को पकड़कर खाता है। इसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई। अब उसके बाद आता है बैसिलस एंथ्रेसिस। यह भी जीवाणु के अंतर्गत आता है। ये ऐसे डिब्बे डिब्बे टाइप के रहते हैं। जुड़े हुए एक दूसरे से। ऐसे डिब्बे डिब्बे रहते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और एनाबीना। एनाबीना कैसे दिखते हैं? ये ऐसे ही रहते हैं, ये डिब्बे डिब्बे के सांप जैसे। ऐसे रहते हैं एनाबीना। ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव है। ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस, एनाबीना, ठीक है। अब जगत मोनेरा को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या था? यह एक कोशी के होते हैं। इनके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, अतः यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या बोला था? इस जगत के जीव स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी मतलब जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली के तरफ मतलब ये कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली रहती है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन कोशिका भित्ति की पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न नहीं, इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। किस कारण से? यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बने पदार्थ की बनी होती है, इस कारण से यह पौधों से अलग होती है। उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं? जीवाणु व एनाबीना। तो उदाहरण के तौर पर पहला जीव क्या आता है? बैसिलस एंथ्रेसिस, ई कोलाई और एनाबीना, ठीक है। जगत मोनेरा कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं जगत प्रोटिस्टा। इसको मिटा देते हैं रुकना। जगत प्रोटिस्टा सेकंड वाला देखते हैं, जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा, अब मोनेरा हो गया, जगत प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक वाले कोशिका होते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पिछले क्लास में बताया गया था कि यह पूर्ण विकसित होते हैं तथा इनकी कोशिकाओं में कोशिकांग जैसे गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइजोबियम सब गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी इनकी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं रहती है, इस कारण उनमें यह सब नहीं पाया जाता। पहला पॉइंट क्या था? प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक पाया जाता है। मतलब इनके एक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, उनके केंद्रक है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है। इसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है, नाभिक झिल्ली। या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के जीव होते हैं, मतलब इसमें वह अपना भोजन, इसमें रहने वाले जीव अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। इसको समझते हैं। तीसरा पॉइंट है, जीवन की सभी कोशिकाएं जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं में संपन्न होती है। मान लो यह कोशिका है, एक कोशिका है, तो इसी के अंदर इनका यहाँ से भोजन ग्रहण किया जाएगा। यहीं पर उसका स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन, बहिष्करण, यहाँ से बहिष्करण, सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत होगी। श्वसन भी, पाचन की संपूर्ण क्रिया, बहिष्करण की संपूर्ण क्रियाएं एक ही कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होगी। उदाहरण के तौर पर इसमें आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा व यूग्लिना। अब अमीबा कैसे दिखते हैं? ये कुछ इस प्रकार का रहता है अमीबा। अमीबा। अब एंट अमीबा, एंट अमीबा ये गोल आकृति का रहता है। ये एंट अमीबा। तीसरा पैरामीशियम। पैरामीशियम ये कुछ ऐसा रहता है। स्टार जैसा रहता है वहाँ पास। ऐसे अंदर में पार्ट रहते हैं। ये पैरामीशियम। पैरामीशियम, ये पैरामीशियम रहते हैं। अब जगत प्रोटिस्टा को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी इनके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है जो जगत मोरेरा में पाए जाने वाले जीवों के केंद्रक में नहीं पाई जाती थी। इस कारण वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती थी, जबकि जगत प्रोटिस्टा में ये केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। इस कारण यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरा इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। मतलब स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं में संपन्न होती है। मतलब भोजन, पाचन, बहिष्करण, सभी क्रियाएं, श्वसन, सभी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं के अंतर्गत होती है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अमीबा, एंट अमीबा व पैरामीशियम। ठीक है। कोई एक अब आगे देखते हैं जगत फंजाई। जगत फंजाई या कवक। दो कंप्लीट हो गया, जगत मोनेरा व जगत प्रोटिस्टा। अब देखते हैं जगत फंजाई। अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाता है, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। जो जगत फंजाई के अंदर कवक कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। पहला उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं राइजोपस। कुछ ऐसे इसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस मुख्यतः ब्रेड में पाया जाता है। ब्रेड में जब फफूंद लगता है, आप देखोगे जब ब्रेड में नमी आने पर उसमें फफूंद आ जाता है, तो वो वहाँ पर जो कवक उपस्थित होता है या फंजाई उपस्थित होता है वह कहलाता है, वह कौन सा रहता है? राइजोपस। राइजोपस कुछ इस प्रकार का दिखता है। पहला वह पॉइंट क्या था? अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। तंतुमय क्या कहलाता है? तंतु ये कहलाता है तंतुमय।
तंतुमय, तंतुमय। ये जो डंडे के जैसा रहता है वह तंतुमय कहलाता है। अब ये तंतुओं का जाल सा बना रहता है। कुछ में क्या होता है, ये ऐसे तंतु मिलकर एक जाल के जैसा बना लेते हैं, एक जाल के जैसा। इसको बोलते हैं कवक जाल या माइसिलियम। क्या बोलते हैं, कवक जाल या माइसिलियम, कवक जाल या माइसिलियम बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस जगत की जीव एक कोशिकी एवं बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। यह स्वपोषी नहीं होते। इस जगत में आने वाले जीव स्वपोषी नहीं होते, विषमपोषी होते हैं। अब दूसरा पॉइंट डिफाइन करते हैं। यह एक कोशिकी होते हैं, मतलब इसमें पाए जाने वाले जीव एक कोशिकी, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं, और विषमपोषी मतलब यह दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, मतलब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, इस कारण यह स्वपोषी नहीं कहलाते। अब हरित लवक पाया जाएगा तो ही वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाएगी, इस कारण यह विषमपोषी होते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं म्यूकर, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मॉडल या इसे राइजोपस भी कहते हैं, एस्परजियल, पेनिसिलियम। अब देखते हैं राइजोपस तो यहाँ पर बना दी है। पेनिसिलियम देखते हैं। पेनिसिलियम कुछ ऐसा बनता है। ये कुछ ऐसे प्रकार जो बताया था ना, तंतुओं का जाल ये ऐसे टाइप का बनता है, तंतुओं का जाल, इसी को माइसिलियम कहते हैं। ये क्या है, पेनिसिलियम। अब स देखते हैं, एस्परजिलस। अब इसका के बारे में ड्राइंग बनाते हैं। एस्परजिलस बस इस साइड बना देते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऐसे टाइप का निकला रहता है। एस्परजिलस, ठीक है। ये 3 प्रकार के जीव जगत फंजाई के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर रिवाइंड कर देते हैं। अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। तंतु मतलब ये फाइबर, ये तंतुमय होते हैं। ये डंडे के जैसा जो तना टाइप का निकला रहता है उसे तंतु कहा जाता है, ठीक है। इनमें तंतुओं का जाल सा बना रहता है। कुछ कवकों में तंतुओं का जाल सा बना रहता है, या यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें कवक जाल कहा जाता है या इसे माइसिलियम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस जगत के जीव एक कोशिकी, बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। मतलब इसमें एक कोशिकी जीव भी पाए जाते हैं, बहुकोशिकी जीव भी पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब इनकी कोशिकाएं संपूर्ण विकसित होती है, अर्थात इनमें संपूर्ण रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं। विषमपोषी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तीसरा पॉइंट है, इन कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं म्यूकर, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड या इसे राइजोपस भी कहते हैं, पेनिसिलियम आदि सब जंतु आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आप डबल रोटी पर, बरसात के दिनों में चमड़े के जूते में तथा कभी कभी अचार के जलायुक्त संरचनाएँ देखी होंगी। जालयुक्त संरचनाएँ कभी कभी देखना डबल रोटी में सफ़ेद ऐसे आ जाता है। डबल रोटी में
या अचार के डब्बे में, तो ये अचार के डब्बे में वाइट वाइट हो जाता है, उसको वहाँ कवक हो जाता है, मतलब कवक लग जाते हैं, वही बताना चाहते हैं। कभी कभी अचार के जाल युक्त संरचनाएं दिखाई देती है, कवक या फंजाई कहलाती है। कुकुरमुत्ता की भी एक कवक है, जो कुकुरमुत्ता रहता है वह पौधा भी एक कवक है। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, या सहजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, वह परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं, मतलब वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कुछ लाभदायक, उससे द्वारा कई सारे की दवाइयाँ भी बनती हैं। कुछ कवक रोग भी उत्पन्न करते हैं, तो कुछ कवक जैसे यीस्ट का उपयोग ब्रेड, बियर बनाने में किया जाता है। साथ ही कुछ कवक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा भी बनाए जाते हैं। अब कवक का उपयोग ये कुछ कवक जो रहते हैं वह हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ कवक तो रोग भी उत्पन्न करते हैं। और यीस्ट जो कवक रहता है इसका उपयोग रोटी या ब्रेड या बियर बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, अल्कोहल बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। साथ ही कुछ कवक से एंटीबायोटिक दवा भी बनाई जाती है। हम आपके भोजन को रेफ्रिजरेटर में, एक क्वेश्चन है, हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? आप इसको ढूंढ सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें वह ख़राब ना हो, उसमें बैक्टीरिया जीवाणु आकर उसे ख़राब ना कर पाए, इसका नाम रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखते हैं। क्या आप जानते हैं लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीवित से बना एक समुदाय होता है। लाइकेन कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन कुछ कैसे करता है, किसी भी डंडे में ऐसे पूरा पेड़ के डंडे में ऐसे रहते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े हुए होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं। मतलब लाइकेन किससे मिलकर बना रहता है? कवक व शैवाल, और दोनों इस प्रकार से संगठित होते हैं कि वह एक ही जीव लगते हैं। जो शैवाल रहता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इसे भोजन प्राप्त करता है, और जो कवक रहता है वह उसे आधार प्रदान करता है। कवक के द्वारा अवशोषित जल, खनिज, लवण शैवाल को प्राप्त हो जाते हैं। लिटमस एक प्रकार के लाइकेन से ही बनते हैं। जो लिटमस पेपर रहता है वह एक प्रकार के लाइकेन से ही बनता है। लाइकेन के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। लाइकेन कवक व शैवाल से सहजीविता से बना एक समुदाय है। इसमें दोनों ही इस प्रकार से घनिष्ठता से आपस से जुड़े हुए रहते हैं कि एक ही जीव प्रतीत होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है, और कवक लाइकेन को आधार प्रदान करता है। इसके द्वारा इसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं जगत प्लांटी। जगत प्लांटी मतलब पादप। इसका पहला पॉइंट है, पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं। पादप जगत में आने वाले सभी जीव बहुकोशिकीय व पूर्ण विकसित कोशिकाएं यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते। तीसरा है, इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति, जो कोशिका है उसके चारों तरफ जो कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी कि सेल वॉल, वह किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं शैवाल, मॉस, फर्न, साइकस, खजूर, नीम और धान। प्लूमेरिया।
फर्न देख लेते हैं। फर्न कुछ इस प्रकार का दिखते हैं। इसी प्रकार रहता है फर्न। उदाहरण के तौर पर इसे फिर रिपीट करते हैं। जगत प्लांटी या पादप। पादप जगत में सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अधिकांश पौधे, दूसरा पॉइंट है, अधिकांश पौधे कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है अर्थात क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, इसके अंतर्गत फर्न आता है, साइकस आता है, खजूर, नीम, धान आदि ले सकते हैं। व्हिटेकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया है। शैवाल को क्यों किया? क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वह स्वपोषी होते हैं। वह बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। इस कारण शैवाल को प्लांटी जगत के अंतर्गत शामिल किया गया। अन्य पादपों की तरह शैवाल के शरीर के जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शैवाल आप देखे होंगे बरसात के दिनों में जो काई जमता है, सामान्य भाषा में उसे काई कहा जाता है, वही शैवाल कहलाता है। बारिश के दिनों में नदी तथा तालाब के किनारे फर्श चमकदार हरी परत जमी हुई होती है। यह हमें इस स्थायी भाषा में काई कहते हैं, यही शैवाल कहलाता है। मॉस, इसका शरीर मुख्य रूप से पत्तियों तथा जड़ जैसी संरचनाएं राइजोपस का बना होता है। फर्न, क्या हम जानते हैं? अब अमरबेल के बारे में देखते हैं। अमरबेल कुछ ऐसे तना में, किसी भी पेड़ के तने में ऐसे 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 लिपटा रहता है। अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह एक परजीवी होता है। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित, भोजन के लिए दूसरे ऊपर परजीवी, दूसरे के कारण जीवित रहता है। भोजन के रूप में दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। यह दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार के जड़ें पाई जाती हैं जो अन्य पौधों से भोजन को अवशोषित करती हैं। अब ये तने से ऐसे लिपटा रहेगा, इसमें जिसकी इसकी जड़ें रहती हैं वह ये तनों से भोज्य पदार्थ प्राप्त करती हैं। अमरबेल, ठीक है, अमरबेल यह प्लांटी जगत के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं पादप जगत के वर्गीकरण का एक उदाहरण पुष्पी पौधे के संदर्भ में। अब उसका वर्गीकरण देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। पहला पुष्पी पौधे। पुष्पला बीज आवरण रहित, दूसरा बीज आवरण सहित। बीज आवरण रहित को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत्ति बीज, और बीज आवरण रहित यानी बीज आवरण सहित मतलब एंजियोस्पर्म। मतलब इसे आवृत्ति बीज कहा जाता है। इसका उदाहरण आता है साइकस और जो बीज आवरण सहित यह दो भागों में बढ़ जाता है। पहला, एक से अधिक बीजपत्र या इसे कहते हैं द्विबीजपत्री। दूसरा है एक बीजपत्री। एंजियोस्पर्म दो भागों में बढ़ जाता है। पहला द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री।
अब देखते हैं, समझते हैं। पुष्पीय पौधे, अब वह दो भागों में बढ़ जाता है। बीज आवरण रहित व बीज आवरण सहित। बीज आवरण मतलब जो बीजांड रहता है इसके अंदर, उसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है तो वह एंजियोस्पर्म कहलाता है, और आवरण नहीं पाया जाता तो उसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अब एंजियोस्पर्म दो भागों में बढ़ जाता है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये द्विबीजपत्री जैसे बीज के चारों तरफ दो प्रकार का आवरण पाया, जो या अधिक पाया जाए तो द्विबीजपत्री, और एक आवरण पाया जाए तो एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत क्या आता है? चना, मटर, मूंग आदि आते हैं। और एक बीजपत्री के अंतर्गत गेहूं, मक्का आदि। इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। अब आगे देखते हैं, लास्ट जगत एनिमेलिया। ठीक है, लास्ट देखते हैं जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया के बारे में देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इस जगत में के सभी जीव बहुकोशिकी यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। मतलब यह दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वह पूर्ण विकसित कोशिकाएं मतलब यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मतलब जगत एनिमेलिया, जगत एनिमेलिया, जगत एनिमेलिया का सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य ही है। मनुष्य के सेल के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, इस कारण यह विषमपोषी होते हैं। मनुष्यों में हरित लवक नहीं पाया जाता, इस कारण वह विषमपोषी होते हैं। इन जीवों के पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। मनुष्यों में अब भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं, फिर अंदर में अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन, स्वांगीकरण, फिर अंत में बहिष्करण होता है। इनमें भोजन के ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। ग्रहण करने के लिए मुंह पाया जाता है, पाचन के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, और बहिष्करण के लिए गुदा पाई जाती हैं। जैसे तितली में रस चूसने के लिए नली, मनुष्य में मुंह, पक्षियों में चोंच आदि पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। अब एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में प्रचलन अंग पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं शेर, मैना, मनुष्य, मछली, हाइड्रा, फीताकृमि, केचुआ, घेंघा, बिच्छू, सितारा मछली आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जंतु जगत का एक वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी के। अब रीढ़ की हड्डी के अनुसार देखते हैं, तो पहला जंतु ले लेते हैं। जंतु दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो, रीढ़ की हड्डी उपस्थित, इसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित। तो रीढ़ की हड्डी उपस्थित दो भागों में बढ़ जाता है। पहला त्वचा पर बाल, दूसरा त्वचा पर बाल नहीं। अब त्वचा पर बाल नहीं फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। शरीर पर पंख और दूसरा पंख नहीं, शरीर पर पंख नहीं। पंख, शरीर पर पंख नहीं, यह दो भागों में हो जाता है। त्वचा नमी युक्त, नमी युक्त, नमी युक्त का अभाव दूसरा। नमी युक्त का अभाव। अब त्वचा नमी युक्त दो भागों में बढ़ जाती हैं। शरीर पर शल्क पर
दूसरा शरीर पर सल्क नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं। जंतु, रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है, तो रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है, उसको अलग भाग में लग दिया, और रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित रहती है उसको। तो रीढ़ की हड्डी किन किन में अनुपस्थित रहती है? केचुआ, जोक, मच्छर, घेंगा, चींटी, फीताकृमि, इन सब में अनुपस्थित रहती है। अब रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है, उसे दो भागों में फिर से बांट दिया। त्वचा पर बाल उपस्थित होते हैं, त्वचा पर बाल नहीं होते। तो त्वचा पर बाल के स्तनधारियों के इसके अंतर्गत स्तनधारी आ जाएंगे। तो मतलब मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़ सब त्वचा पर, इनकी त्वचा में बाल उपस्थित होते हैं। और त्वचा में बाल नहीं उपस्थित हुआ मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। अब त्वचा पर बाल नहीं होते, वह दो भागों में बढ़ जाते हैं, शरीर पर पंख तथा शरीर पर पंख नहीं। तो पंख रहेंगे तो उसके अंतर्गत आएंगे मैना, तोता, कौवा, सभी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। शरीर पर पंख नहीं है मतलब मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, इसे पंख नहीं है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब शरीर पर पंख नहीं है, यह दो भागों में बढ़ जाता है, त्वचा नमी युक्त और नमी युक्त त्वचा का अभाव। त्वचा नमी युक्त मत्स्य, उभयचर, और नमी युक्त का अभाव मतलब सरीसृप, छिपकली, सांप, कछुआ। अब त्वचा नमी युक्त मत्स्य, उभयचर, यह दो भागों में बढ़ जाता है। त्वचा पर सल्क, सल्क जो मछलियों में, ये मछली है मान लो, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हर मछलियों में पाया जाता है, यह सल्क कहलाता है। सल्क उपस्थित रहे या नहीं, तो मत्स्य में रोहू, कतला, और सल्क ना उपस्थित रहे तो उसके अंतर्गत आएंगे उभयचर, मेढक, टोड। यह जंतु जगत का वर्गीकरण है। नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया, किसी भी जीव का वर्गीकरण के स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। नामकरण के इस कारण आवश्यक था कि अब जैसे कोई जीव है, जैसे कोई जीव, जैसे कुत्ता, यहाँ इसे कुत्ता है, या मनुष्य को ले लेते हैं, मनुष्य। अब यहाँ उसे मानव कहा जाता है, हिंदी में मानव, लेकिन अलग अलग देशों में इसे पहचान के लिए एक नाम दिया गया। इस कारण अब अलग अलग देशों में पहचानने के मनुष्य कहोगे तो नहीं पहचान पाएंगे। इस कारण उन्हें एक प्रॉपर नाम की ज़रूरत थी, इस कारण नामकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी। तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमोसेपियन कहा जाता है। होमोसेपियंस कहने पर पूरे विश्व में कहीं भी पहचाना जा सकता है कि यह मनुष्य का वैज्ञानिक यह मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। या वह जो होमोसेपियन रहता है, वो होमो जो रहता है वह इसके वंश को दर्शाता है, और सेपियंस जाति को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु या जीव को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में बोली के अनुसार पुकारा जाता है। जैसे आलू को तमिल में अरुलकीकस, अंकु मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू तथा अंग्रेजी में पोटैटो कहा जाता है। एक ही वस्तु के इतने सारे नाम के पहचान में असुविधा होती है। इसी असुविधा को देखते हुए लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिससे सारे संसार में एक ही नाम पुकारा जाए। इस नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा, जिसे प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसे द्विक नाम पद्धति कहा जाता है। दो शब्दों से मिलकर मतलब वंश और जाति से मिलकर, मतलब यार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें सामने का अक्षर वंश को दर्शाता है, दूसरा पीछे का अक्षर जाति को दर्शाता है। पहला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक जीव के नाम के पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, द्वि नाम पद्धति के अंतर्गत देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक जीव के नाम का पहला शब्द वंश तथा दूसरा जाति को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से
लिखा जाता है जाति का छोटे अक्षर से, और शुरुआत करेंगे तो बड़े अक्षर से करेंगे। वंश एवं जाति के नाम के तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, मतलब ऐसे अक्षरों में, थोड़ा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखा जाता है तो इनके नीचे रेखाएं खींची जाती हैं। अगर ये सीधा लिखा है मान लें तो इनके नीचे ऐसे रेखाएं खींच दी जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक नाम नहीं लिखे जैसे जीव के, तो मेढक को क्या कहते हैं? राना टिग्रीना, मेढक को राना टिग्रीना, शेर को पैंथ्रालियो, गौरैया को पैजर डोमेस्टिक्स, मनुष्य को होमो सेपियंस। समय समय पर प्रकृति की प्रजातियों की विलुप्ति, नई नई प्रजातियों का विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कारण वर्गीकरण की कोई भी एक प्रणाली सभी जीवों के लिए सीमाबद्ध नहीं कर सकी। विक्टर ने 5 जगत पद्धति के विकास होने के बाद कई नई प्रणालियों की आती रही। ऐसी प्रतीत होता है कि 5 जगत प्रणाली भी ज्ञात जैविक विविधताओं को समेटने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि जैसे जैसे नए जीवों की खोज होती रही वैसे वैसे जैव विद्याओं के आयाम बदलते जाएंगे, वैसे वैसे ही वर्गीकरण के आधार भी बदलते जाएंगे। अब अगले क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे, अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार।